बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बात करना है राइबोसोम्स के ऊपर। राइबोसोम्स के जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उस पर बात करेंगे, उसके फंक्शंस पर बात करेंगे और सबसे पहले राइबोसोम्स किसने ऑब्ज़र्व किया है, इन तमाम चीज़ों पर हम तसल्ली से जो है वो बात करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हमने दिया था वो हमने कैल्शियम पंप पर बात की थी। आपके पास जो है एंडोसाइटोसिस पे बात किया था, एक्सोसाइटोसिस पे बात किया था। उसमें प्यूनोसाइटोसिस क्या है, फिगोसाइटोसिस क्या है, प्यूनोसोम क्या है, सॉलिड सब्सटेंस क्या होती है, लिक्विड सब्सटेंस क्या होती है, इन तमाम चीज़ों पर हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे राइबोसोम्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, जो राइबोसोम है ये हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेली है। ये जो है ये सेल ऑर्गेनेली है जो कि फ्रीली भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जो कि फ्रीली भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है और फ्रीली के साथ साथ ये किसी भी स्ट्रक्चर्स के साथ जो है, किसी भी दूसरे ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर के साथ भी जो है वो अटैच जो है वो रहती हैं। ये जो राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली है ये वो वाइस सेल ऑर्गेनेली है जो कि जिसको हम प्रोटीन जिसको हम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो कहते हैं, ठीक है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन का जो अमल है वो इस सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर होता है। अब ये जो सेल ऑर्गेनेली है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्ल्यूट था, ठीक है। फर्स्ट एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्ल्यूट साइंटिस्ट था। क्ल्यूट साइंटिस्ट ने इस राइबोसोम्स को फर्स्ट टाइम जो है वो ऑब्जर्व किया, यानी इसको आइसोलेट किया, ठीक है। फर्स्ट जो है वो उसने क्या कर दिया, सबसे पहले इसने क्या कर दिया, इस फर्स्ट टाइम इस साइंटिस्ट ने जो है वो फर्स्ट आइसोलेटेड पार्टिकल्स, ये पहला हमारे पास साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल के साइटोप्लाज्म से इस पार्टिकल को जो है वो आइसोलेट करवाया। फिर उसके बाद दो और साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट का नाम जो है वो रिबेन्सन था, ठीक है। एक का नाम हमारे पास था रिबेन्सन साइंटिस्ट था, ठीक है। रिबेन्सन था। रिबेन्सन के साथ साथ दूसरा जो है वो ब्राउन साइंटिस्ट था, ठीक है। रिबेन्सन एंड ब्राउन साइंटिस्ट जो है, इन दोनों ने इस जो हमारे पास जो राइबोसोम है इसको फर्स्ट टाइम जो है वो ऑब्जर्व किया प्लांट के रूट में, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है उसने प्लांट के रूट के अंदर जो है वो राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया। खास करके एक दरख्त है जिसको विसिया फाबा कहते हैं, ठीक है। विसिया फाबा जो दरख्त है, जो ट्री है, इस ट्री के रूट्स के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम इन दो रिबेन्सन और ब्राउन साइंटिस्ट ने जो है वो ऑब्जर्व किया रूट्स के अंदर जो राइबोसोम्स को। अच्छा, उसके बाद जो है शुरू में ख़ास करके जो क्ल्यूट साइंटिस्ट था, जब उन्होंने साइटोप्लाज्म से राइबोसोम्स को अलग करवाया तो शुरू में इस साइंटिस्ट ने इसको माइक्रोसोम का नाम दिया, ठीक है। राइबोसोम को उसने माइक्रोसोम का नाम दिया। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम जो है वो पेलार्ड था, ठीक है। जिसका नाम जो है वो पेलार्ड था, यानी अगर आसान अल्फाज में लिख लूँ, जो द टर्म राइबोसोम्स was given by पेलार्ड साइंटिस्ट, ठीक है। पेलार्ड साइंटिस्ट ने ये जो लफ्ज़ माइक्रो राइबोसोम्स का जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम इस साइंटिस्ट ने यूज़ किया। उसके बाद जो है फिर हमारे पास जो है अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अव्वल बात तो ये है कि जो राइबोसोम्स है ये नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए नॉन मेम्ब्रेनियस, ये मेम्ब्रेन नहीं रखता, नॉन
मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेली हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद हैं, ये जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। अगर जो खास करके यहाँ पर डेफिनेशन में भी हमने फ्रीली साइटोप्लाज्म में कहा, और दूसरा अटैच, अगर राइबोसोम्स हमारे पास अटैच है किसी मेम्ब्रेन के साथ जो है ये अटैच है, तो फिर इसको हम जो है वो बाउंड राइबोसोम्स कहते हैं। यानी जैसे कि ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेली है, इस सेल ऑर्गेनेली के साथ जो है वो राइबोसोम्स जो है वो क्या है, अटैच है। इसलिए इस राइबोसोम्स को हम बाउंड राइबोसोम्स के नाम से पुकारते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए बाउंड राइबोसोम्स। अब अगर एक सेल वाले जो जानदार है जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हालत में मौजूद हैं, ठीक है, बिखरे हुए हालत में मौजूद है, जिसको हम फ्रीली जो है कहते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। अब जब ये स्कैटर्ड फॉर्म में है तो स्कैटर्ड फॉर्म में जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद है, उस राइबोसोम्स को बायोलॉजी में जो है वो फ्रीली हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड एज ए फ्री राइबोसोम्स, उसको जो है वो फ्री राइबोसोम्स के नाम से पुकारा जाता है। अब यहाँ पर जो है जो फ्री राइबोसोम है वो खास करके अब आप में पता चल गया है कि वो मौजूद है प्रोकैरियोट्स में, और जो बाउंड राइबोसोम्स है ये बेसिकली हमारे पास मौजूद हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस में यहाँ पर खास करके जो राइबोसोम है वो मेमेलियन की जो खास करके जो मैच्योर आरबीसी है उस मैच्योर आरबीसी के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एब्सेंट इन मैच्योर, एब्सेंट इन मैच्योर, ये हमारे पास क्या है, मैच्योर आरबीसी में ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वो नहीं है, ठीक है, इसमें जो है वो क्या है, वो एब्सेंट है, ठीक है, इसमें जो है वो एब्सेंट है। दूसरा जो है ये जो राइबोसोम्स है वो हमारे पास जो है, ठीक है, हमारे पास जो है मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। अब जो एब्सेंट इन मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, ठीक है, सॉरी मेमेलियन आरबीसी, ठीक है, इसके अंदर जो है वो एब्सेंट। और दूसरा जो है याद रहे ये मैच्योर स्पर्म के अंदर भी नहीं है, ठीक है, मैच्योर स्पर्म के अंदर भी जो राइबोसोम्स है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो नहीं है, ठीक है। अब कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेली हैं जहाँ वहाँ पर भी ये राइबोसोम्स जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट लिखता हूँ, आल्सो फाउंड, क्योंकि ये ऑर्गेनेलिस के अंदर भी मौजूद है, ठीक है, आल्सो फाउंड इन सेल ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेली के अंदर भी मौजूद है। अब सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर जो है कुछ मखसूस सेल ऑर्गेनेलिस है, ठीक है, मैं यहाँ पे जरा ये ऐड कर दूँ, इन सर्टेन सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, कुछ मखसूस सेल ऑर्गेनेली के अंदर भी जो है वो मौजूद है। अब वो सर्टेन जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है उनमें से एक जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी यानी उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मौजूद है, इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। दूसरा प्लास्टिड के अंदर मौजूद है, ठीक है, प्लास्टिड जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर राइबोस यानी हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो राइबोसोम हमारे पास है, ठीक है, कंटेन राइबोसोम्स, ठीक है, इसमें हम लिखते हैं कंटेन राइबोसोम्स,
राइबोसोम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स मौजूद है तो उस राइबोसोम्स को हम माइटो राइबोसोम्स के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए माइटो राइबोसोम्स, दैट इज कॉल्ड एज ए माइटो राइबोसोम्स। अब माइटोराइबोसोम्स के बाद जो है दूसरा जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर जो मौजूद है, ठीक है, प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेली के अंदर जो राइबोसोम्स मौजूद है उसको प्लास्टिडो राइबोसोम्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लास्टिडो राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो राइबोसोम्स है वो दो सब यूनिट से मिलके बना है, एक को हम लार्ज सब यूनिट कहते हैं, एक को हम जो है वो स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें पर राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी अलग होते हैं और यूकैरियोट्स में भी अलग होते हैं। ठीक है, जरा इस पर भी जो है वो बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो राइबोसोम्स हमारे पास है, ईच राइबोसोम्स इज, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखते हैं, ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, ये दो सब यूनिट से मिलके बना है। एक जो हमारे पास यूनिट इसमें है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइबोसोम्स हुआ, अब ये राइबोसोम्स दो यूनिट से बना हुआ है, एक इसमें स्मॉल सब यूनिट है, एक इसमें लार्ज सब यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एज ए स्मॉल सब यूनिट। दूसरा जो है वो है लार्ज सब यूनिट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए लार्ज सब यूनिट्स। इसको हम जो है वो लार्ज सब यूनिट के नाम से पुकारता है। ठीक है, जो याद रहे जो लार्ज सब यूनिट है ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है, जबकि जो स्मॉल सब यूनिट है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में हमारे पास मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम जो है इट इज अटैच टू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है, या डायरेक्ट अटैच टू सेल मेम्ब्रेन, अटैच टू मेम्ब्रेन, वो गोल्गी बॉडी का मेम्ब्रेन भी हो सकता है। ठीक है, वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, प्लास्टिडो हो सकते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पर ये हमारे पास अटैच है। ठीक है, अटैच टू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ ये हमारे पास अटैच होते हैं प्रोटीन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। और जो प्रोटीन जो है इसमें किरदार अदा करता है उस प्रोटीन को हम राइबो प्रोटीन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए राइबो प्रोटीन। ठीक है, इसको हम जो है वो राइबो प्रोटीन के नाम से पुकारते हैं, जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है। जबकि जो ये हमारे पास क्या है, ये इसको लार्ज सब यूनिट कर दो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए, ये मैं लार्ज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि ये हमारे पास स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट क्योंकि लार्ज मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है राइबो प्रोटीन की मदद से। ठीक है, दूसरा जो स्मॉल सब यूनिट है वो फ्रीली जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, रिमेन फ्री इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए रिमेन फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल फ्री जो है वो मौजूद रहता है। अब यहाँ पर जो है दूसरा जो है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बात की है ना मेम्ब्रेन के साथ, ये इस तरह है ना, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, ऐसे मेम्ब्रेन है, इधर से ये लार्ज सब यूनिट है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए लार्ज सब यूनिट। इधर प्रोटीन इसमें किरदार अदा करता है जो कि इस मेम्ब्रेन के साथ इसको अटैच रखता है। अब इस प्रोटीन को हम राइबो प्रोटीन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए लार्ज सब यूनिट। इसको हम जो है वो लार्ज सब यूनिट के नाम से पुकारते हैं। अब उसके बाद जो है फिर राइबोसोम्स दो किस्म के हैं, टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स हमारे पास है। एक को हम 70S कहते हैं, एक को हम जो है वो 80S राइबोसोम्स के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ।
वन हमारे पास जो है वो 70s का है, दूसरा जो है वो 80s का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइबोसोम्स। ये हमारे पास जो राइबोसोम्स है ये दो तरह के हैं। एक हमारे पास है 70s टाइप के राइबोसोम्स है। ठीक है, 70s टाइप राइबोसोम्स है। दूसरा जो हमारे पास है उसको हम जो है वो 80s टाइप राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है उसको हम जो है वो 80s टाइप राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज 80s टाइप राइबोसोम्स। अव्वल बात तो ये याद रखें, जो 70s टाइप है ये खास करके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो 70s टाइप के राइबोसोम्स हमारे पास क्या है, मौजूद है। जबकि जो 80s टाइप है, ठीक है, ये खास करके मौजूद है यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो मौजूद है। दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद है। अब हमारे पास जो है, अब सवाल ये कि इस 80s का क्या मतलब है। देखो, ये जो S का लफ्ज है यहाँ पर खास करके ये जो S है, ये S असल में ये S जो है वो सेडिमेंटेशन के लिए, ये वर्ड्स हमारे पास S फॉर सेडिमेंटेशंस, दैट इज फॉर सेडिमेंटेशंस। ठीक है, S फॉर सेडिमेंटेशंस। ठीक है, सेडिमेंटेशंस। दूसरा इस S को हम स्वीडबर्ग भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्वीडबर्ग भी कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज स्वीडबर्ग भी कहते हैं। अब स्वीडबर्ग कांस्टेंट हो गया। ठीक है, स्वीडबर्ग कांस्टेंट हुआ। दूसरा जो है ये हमारे पास जो है जो सेडिमेंटेशंस कोएफिशिएंट का लफ्ज हम जो है वो कोएफिशिएंट जो है वो लफ्ज जो है वो हम यूज करते हैं। अब इस 70s का मतलब क्या है, जब देखिए इस 70s और 80s का मतलब ये है कि जब सेल सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं, उसमें डालते हैं उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में, तो हम उसकी स्पीड को तेज़ करते हैं, स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप करने के बाद जिस ऑर्गेनली का जितना वेट होगा वो अपनी वेट के हिसाब से उस ट्यूब के अंदर सेटल डाउन करेंगे, और जिस रफ्तार से वो करेंगे, ख़ास करके जो राइबोसोम है। अब 80s से मुराद ये कि जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन में ये 80 के स्पीड से ये बैठ गया। ठीक है, इसलिए इसको 80s टाइप कहते हैं। जबकि ये जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक है, ये हमारे पास 70s जो है वो स्पीड से जो है वो हमारे पास क्या हुआ है, वो बैठ गया। अब यहाँ पर जो है फिर अगर आप गौर करेंगे, फिर ये जो 70s है इसको फिर हम स्टूडेंट्स, ये जो 70s टाइप की जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं जो कि बेसिकली प्रोकैरियोट्स में मौजूद हैं, इसमें भी लार्ज यूनिट भी मौजूद हैं। ठीक है, इसमें भी लार्ज सब यूनिट मौजूद हैं। ठीक है, लार्ज सब यूनिट इसमें भी हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए लार्ज सब यूनिट, और इसमें स्मॉल सब यूनिट्स भी मौजूद है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए स्मॉल सब यूनिट्स जो है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद है। इसका जो लार्ज सब यूनिट है वो हमारे पास 50s का है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए 50s हैं। जबकि इसका जो स्मॉल सब यूनिट है वो बेसिकली 30s टाइप के राइबोसोम्स बेसिकली है। इसी तरह ये जो दूसरा हमारे पास प्रोकैरियोट्स में जो है, इसमें भी ये जो 80s टाइप हमारे पास है। ठीक है, 80s टाइप जो है इसमें भी जो है ये दो यूनिट्स हैं, लार्ज सब यूनिट हैं। ठीक है, लार्ज सब यूनिट हैं। लार्ज सब यूनिट के साथ साथ दूसरा हमारे पास स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट्स। अब ये जो हमारे पास लार्ज सब यूनिट हैं, ये बेसिकली जो है वो हमारे पास जो है वो 60s टाइप का है। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड एज 60s टाइप। ठीक है, अब इसको आप ना गिने कि भाई इसको आपने गिना तो ये तो 70 नहीं आ रहा, ये इसके स्पीड है कि इस स्पीड से प्रोकैरियोट्स की जो 70s टाइप का जो लार्ज सब यूनिट है वो इस स्पीड से बैठ गया। आपने इसको कतन इन दोनों को जमा नहीं करना है कि भाई इसको जमा करके 70 नहीं आ रहा या इनको जमा करके 80 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड है। ठीक है, ये हमारे पास 60s, ये जो हमारे पास दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज 40s। अब इसको अगर शुमार करेंगे कि ये तो 100 होना चाहिए, वह 80 है, तो इट विल बी रॉन्ग। ये इसकी स्पीड असल में बता रही है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हमने बात करना है मींस 50s से मुराद है कि इस स्पीड से इसने सेटल डाउन किया, 60s मींस इस स्पीड से इसने सेटल डाउन किया। अब उसके बाद जो है हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स के, राइबोसोम्स की जो फंक्शंस है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। देखो याद रखिए स्टूडेंट्स, जो फंक्शंस ऑफ राइबोसोम है इसमें ये बात आप लोग जो है वो दिमाग में याद रखें कि इसमें सबसे पहले जो है वो असेंबली होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले हेडिंग देता हूँ, सब हेडिंग देता हूँ फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। अब जो राइबोसोम्स का फंक्शंस में पहली बात जो है वो आप सब ने ये याद रखनी है कि फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स में सबसे पहले असेंबली बनेगा। ठीक है, पहले हमारे पास जो है लार्ज सब यूनिट की असेंबली बनेगी। ठीक है, पहले हमारे पास जो है वो असेंबली बनेगा। अब इस असेंबली में जो लार्ज यूनिट है और स्मॉल यूनिट है, अब यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये स्मॉल यूनिट है, ये हमारे पास क्या है स्मॉल यूनिट है, यहाँ पर ये एक लार्ज यूनिट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है लार्ज यूनिट है, दिस इज कॉल्ड एज ए स्मॉल सब यूनिट हुआ। अब दूसरा जो है ये हमारे पास है लार्ज सब यूनिट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए लार्ज सब यूनिट्स। अब सबसे पहले इन दोनों की असेंबली से मुराद है कि ये दोनों आपस में जो है वो बाइंड होंगे, यानी इसकी हमारे पास जो है बाइंड होने में या इसका जो है वो कंप्लीट राइबोसोम बनने के लिए कम से कम हमें यहाँ पर जो है वो 0.001% जो है वो मैग्नीशियम आयन भी दरकार होता है। अगर इसकी मिकदार 0.001% यहाँ पर है तब यहाँ पर असेंबली फॉर्मेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर ये आ गया है तो इधर से क्या होगा कि जो स्मॉल सब यूनिट है ये हमारे पास स्मॉल सब यूनिट है, दूसरा जो लार्ज सब यूनिट है ये आपस में आकर के ऐसे जो है वो बॉन्ड बनाएगा, ऐसे एक होगा। अब इस राइबोसोम्स को हम कंप्लीट राइबोसोम्स कहेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ए कंप्लीट राइबोसोम्स, यानी कंप्लीट राइबोसोम्स से मुराद ये है कि अब ये रेडी हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। अब जो है वो ये स्ट्रक्चर बेसिकली आपके पास क्या है रेडी है। अब इसी तरह 2 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह 2 हो सकता है, यानी अगर जितना इसकी मिकदार बढ़ेगी इधर हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर्स भी जो है वो क्या होगा बढ़ता रहेगा। यानी अब ये 2 हो गया, एक राइबोसोम ऊपर एक नीचे है, अब ये 2 हो गया। अब इन दोनों को मिला करके फिर इसको हम डाइमर कहते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज ए डाइमर। इसको फिर हम जो है वो डाइमर कहते हैं। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर ये एक नहीं है बल्कि 2 है। अब जितने ही हमारे पास अगर मैग्नीशियम की मिकदार 0.001% मैग्नीशियम आयन की मिकदार अगर इंक्रीज हुआ तब यहाँ पर डाइमर बनेगा। डाइमर से हमारे पास फिर जा करके इस तरह अब ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एक मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन पे बहुत सारे जो है वो स्ट्रक्चर्स आके जुड़ गए, यानी यहाँ पर देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ये लार्ज सब यूनिट है, इस लार्ज सब यूनिट पर यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट आकर के साथ में इसके साथ जो है कंबाइन हुआ। फिर उसके बाद दूसरा राइबोसोम है। ठीक है, ये दूसरा लार्ज सब यूनिट है, यहाँ पे एक और लार्ज सब यूनिट है।
ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर है। इधर से स्मॉल सब यूनिट भी, क्योंकि मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। जब मैग्नीशियम की मिकदार ज़्यादा है तब यहाँ पर डायमर नहीं बल्कि बहुत सारे हमारे पास राइबोसोम्स बनेगा। अब ये जो बनेगा इसके लिए फिर हम एक टर्म यूज़ करते हैं, इसको फिर हम पॉलीसोम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए पॉलीसोम्स। अब इसके लिए एक और टर्म भी है, इसको हम जो है वो पॉलीराइबोसोम्स के नाम से भी पुकारा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए पॉलीराइबोसोम्स के नाम से भी पुकारा जाता है। अब जैसे ही असेंबली हो जाती है, असेंबली होने के बाद अब एक बात इसमें और भी याद रखें, वो ये है कि अगर इस तरह हुआ कि इस मैग्नीशियम की तादाद 0.001% से लेस हुआ, कम हुआ, तब डिसएसोसिएशन होगा। तब यानी ये जो स्ट्रक्चर अभी आपको नज़र आ रही है, जो कंप्लीट राइबोसोम्स बना है, फिर ये वापस टूट जाएगा। अगर मिकदार ज़्यादा है तब पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स जो है वो बनेंगे। अब इसके जो फंक्शंस है वो ये हैं, इसीलिए आप अगर आप इसके फंक्शंस पे गौर करेंगे तो राइबोसोम्स को जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ पर हमारे पास प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन का जो अमल है वो बेसिकली हमारे पास होता है। अब ये पूरा एक तरह का डीपली स्टडी है, जिसमें हमारे पास जो है सबसे पहले जो है वो आरएनए पॉलीमरेज जाकर के अंदर हमारे पास आरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, फिर वो एमआरएनए डीएनए से कोड लेके सीधा न्यूक्लियस यानी डीएनए से कोड लेके बाहर आएगा। फिर उस डीएनए के अंदर जो है उस डीएनए की स्प्लाइसिंग होगी, उस डीएनए से जो है वो एंट्रॉन को अलग की जाएगी, एक्सॉन पोर्शन को अलग जो है वो की जाएंगी, फिर एक्सॉन आपस में उसमें स्प्लाइसिंग होगी, वो वापस बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद वो उस कोड को लेकर सीधा सेल के साइटोप्लाज्म में आएंगे। साइटोप्लाज्म में आने के बाद फिर सीधा यहाँ से अमाइनो एसिड जो है वो जो टीआरएनए है, वो जैसे अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाते हैं, टीआरएनए उसके साथ बाइंड होकर सीधा आते हैं राइबोसोम्स के पास आते हैं। अब एमआरएनए भी राइबोसोम्स के पास आते हैं, तो यहाँ पर जो है वो प्रोटीन जो है वो फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स है। और दूसरी बात, डियर कमांडोज, मुझसे हमेशा बात स्टूडेंट्स जो है वो गिला शिकवा करते हैं कि सर आपकी जो लेक्चर है वो मोस्टली आधा घंटे से भी ऊपर हो जाते हैं या उससे जो है क्रॉस हो जाते हैं, तो हमें दिक्कत होती है, हमारे पास इतने टाइम नहीं है। देखिए, अगर हमने सरखुरू होना है, हमने एग्ज़ाम को पोड़ करके आना है, हमने एंट्री टेस्ट में टॉप करना है, तो फिर हमें टाइम देना पड़ेगा। आप आज टाइम दोगे तो कल फिर टाइम आपको भी मौका देगा। तो सक्सेस जो है वो सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, स्ट्रगल के साथ इसकी जो है वो वाबस्तगी है, ठीक है। आप हर लेक्चर को गौर से सुनते रहें, एक एक पॉइंट को नोट करते रहें, इससे तमाम जितने एमसीक्यूज़ है अकॉर्डिंग टू साइटोलॉजी जो हमारे पास है, जो सेल चैप्टर के हवाले से जितने भी एमसीक्यूज़ है वो भी बआसानी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें, और याद रखें, जिसको डूबने का डर हो वो तैरना कभी भी नहीं सीखता। ऑल द बेस्ट।